हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टेक्निकल एजुकेशन में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं डीसी मोटर, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो कि सभी आईटीआई ट्रेड्स में बहुत इम्पोर्टेंट है। साथ ही ये टॉपिक इलेक्ट्रिकल टेक्निकल से रिलेटेड सभी कंपटीशन एग्जाम में बहुत सारे इससे टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं हम। डीसी मोटर, तो इसकी परिभाषा क्या होती है डीसी मोटर की? वह मशीन जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है, क्या कहलाती है? डीसी मोटर कहलाती है। अर्थात विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है, वो डीसी मोटर कहलाती है। इसकी संरचना के बारे में हम पढ़ते हैं तो डीसी मोटर और जनरेटर की संरचना क्या होती है? एक जैसी होती है, बस इनमें निम्न अंतर ये होता है कि डीसी मोटर क्या होता है? बंद अवस्था में पाई जाती है, जबकि जनरेटर खुली संरचना में पाया जाता है। चलिए इसकी बात कर लेते हैं, रेटिंग क्या क्या होती है। तो डीसी मोटर की रेटिंग होती है एचपी, मोटर की रेटिंग होती है किलोवाट में, और जनरेटर की रेटिंग होती है हॉर्स पावर में। तो एचपी होता है हॉर्स पावर, 1 एचपी बराबर होता है 735.5 वाट, जो कि एमकेएच या मीट्रिक प्रणाली में होता है। इसके बाद होता है एफपीएच या सीजीएस प्रणाली में, ब्रिटिश प्रणाली में 1 एचपी बराबर होता है 746 वाट। इसके बाद आता है 1 किलोवाट। 1 किलोवाट में कितने होते हैं? 1000/735.5 या 1.36 एचपी, जो कि मीट्रिक प्रणाली में होता है। इसके बाद होता है 1 किलोवाट क्या होता है? 1000/746 बराबर 1.34 ब्रिटिश प्रणाली में यह होता है। इसके बाद होता है डीसी मोटर का आविष्कार किसने किया था? तो डीसी मोटर का आविष्कार किया था जेनाबे ग्राम ने। डीसी मोटर का मुख्यतः आविष्कार किसने किया था? जेनाबे ग्राम में। तो अब चलिए स्टार्ट करते हैं। डीसी मोटर का सिद्धांत क्या होता है? तो डीसी मोटर का सिद्धांत होता है यह मोटर विद्युत चुंबकीय खिंचाव के सिद्धांत पर कार्य करती है। अर्थात किसके सिद्धांत पर कार्य करती है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के सिद्धांत पर कार्य करती है। जब किसी धारावाही, इसकी डेफिनेशन करती है, जब किसी धारावाही चालक को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाए तो उस पर एक बल कार्य करता है, जिसके कारण घूर्णन गति उत्पन्न होती है, जो कि डीसी मोटर का मुख्य सिद्धांत है। तो इसको डीसी मोटर को हम किसकी सहायता से? फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम की या वामहस्त नियम की सहायता से समझ सकते हैं। चलिए हम समझते हैं। इसका उपयोग घुमाव बल की दिशा ज्ञात करने के लिए किया जाता है। तो हम सीधा सिंपल सी क्वेश्चन पूछ लेता है कि वाम घूर्णन की दिशा ज्ञात करने के लिए किस नियम का उपयोग किया जाता है? तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम का उपयोग किया जाता है। जैसे कि इसको इस प्रकार हम समझ सकते हैं, जैसे कि ये जो अंगूठा होता है वो हमें बल की दिशा को दर्शाता है, तथा जो तर्जनी होती है वो हमें दिखाती है, अंगूठे के पास वाली उंगली हमें दिखाती है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, और इसमें अंगूठा दिखाता है चालक के गति की दिशा, और मध्य में क्या दिखाती है हमें? धारक की दिशा। ये होता है फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम, जिसको हम ऐसे सिंपल सी डायग्राम से भी समझ सकते हैं। जैसे ये कि अंगूठा होता है, ये दिखाता है चालक की दिशा, और ये तर्जनी जो होती है, जैसे कि तर्जनी दिखाती है हमें म्यूचुअल फोर्स या चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, मैग्नेटिक फील्ड, या मध्य में क्या दिखाती है हमें? धारा या आई करंट दिखाती है। इसके बाद आता है दिशा फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से ज्ञात की। सिंपल सा, जैसे कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किसी भी चालक या मोटर की दिशा कैसे ज्ञात की जाती है, तो इसको हम फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से ज्ञात करते हैं। इसके बाद आता है विरोधी विद्युत वाहक बल या बैक ईएमएफ, बैक इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। वह विद्युत वाहक बल जो दिए जाने वाले सप्लाई या वोल्टेज का विरोध करता है, उसे बैक ईएमएफ कहते हैं। यह फैराडे के नियमानुसार उत्पन्न होता है। इसका मान सदैव सप्लाई वोल्टेज से कम होता है। तो सिंपल क्वेश्चन बन जाता है यहाँ से कि बैक ईएमएफ का मान कितना होता है, किससे कम होता है? तो सप्लाई वोल्टेज से कम होता है। इसको हम ईबी से दर्शाते हैं। जैसे कि बैक ईएमएफ की दिशा फ्लेमिंग के राइट हैंड नियम या दाएं हाथ के नियम से ज्ञात की जाती है। तो ईबी मतलब बैक ईएमएफ, तो इसको ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला होता है 5ZNP/60 एम्पियर। तो मोटर के विकसित यांत्रिक शक्ति जब अधिकतम होती है तब प्रयुक्त वोल्टता का बैक ईएमएफ आधा हो जाता है। इसको ज्ञात करने के लिए ईबी बराबर V/2। इसके बाद टॉर्क आघूर्ण। टॉर्क आघूर्ण क्या होता है? जब किसी पिंड के अक्ष पर बल लगाने से उसमें घुमाव गति उत्पन्न होती है, तो उसे टॉर्क कहते हैं। टॉर्क बराबर होता है बल इंटू त्रिज्या या घुमाव F.R, जिसका मात्रक होता है न्यूटन इंटू मीटर। इसके बाद आता है आर्मेचर टॉर्क। आर्मेचर टॉर्क क्या होता है? आर्मेचर के सभी चालकों द्वारा उत्पन्न
टॉर्क आर्मेचर टॉर्क कहलाता है। आर्मेचर टॉर्क प्रति ध्रुव फ्लक्स और आर्मेचर धारा का समानुपाती होता है। इसको जैसे कि इसको हम प्रदर्शित करेंगे टी आर्मेचर टॉर्क को टी से प्रदर्शित किया जाए, टी समानुपाती है फाई आई ए, जिसमें क्या है फाई क्या है फ्लक्स और आई ए क्या है आर्मेचर धारा। आर्मेचर में विकसित शक्ति उत्पन्न ईएमएफ के बराबर होती है, जैसे कि टी ए बराबर 60 इंटू ई बी डॉट आई ए अपॉन 2 पाई एन। तो इसको सिंपल से हम याद कर सकते हैं, इसको सोल्व करने पर प्राप्त होता है हमें टी ए बराबर या आर्मेचर टॉर्क बराबर टी ए मतलब आर्मेचर टॉर्क तो बराबर 9.55 इंटू ए बी इंटू आई अपॉन एन। इसके बाद होता है शाफ्ट आघूर्ण। शाफ्ट आघूर्ण क्या होती है? मोटर में वास्तविक आघूर्ण शाफ्ट आघूर्ण प्राप्त होता है। तो क्योंकि आर्मेचर में आई ए लॉस मतलब आयरन लॉस व घर्षण लॉस होती है। टी एस एच मतलब सॉफ्ट आघूर्ण तो बी एच पी इंटू 735.5 इंटू 60 अपॉन 2 पाई एन। इसके बाद आता है डीसी मोटर की गति हम कैसे याद करते हैं। डीसी मोटर की गति याद करने के लिए हमने पढ़ा कि एन इज प्रोपोर्शनल टू बैक ईएमएफ। इसके बाद होता है एन इज प्रोपोर्शनल टू 1/f मतलब फ्लक्स के व्युत्क्रमानुपाती और बैक ईएमएफ के समानुपाती होती है। जैसे कि एन क्या है? चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या। एक गति डीसी मोटर की गति अर्थात एन क्या है? गति। तो इसको हम सिंपल से प्रदर्शित करते हैं N2 अपॉन N1 बराबर EB2 अपॉन E1 और N2 अपॉन N1 और बराबर 1 अपॉन 5 जो कि बैक ईएमएफ से हमें प्राप्त होता है। इसको हम सिंपलीफाई करेंगे तो N2 अपॉन N1 बराबर EB2 बटे EB1 बराबर 1 अपॉन 5। इस प्रकार से हम डीसी मोटर से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं कभी कभी। जैसे कि उनसे पूछ लिया जाता है कि डीसी मोटर 2 मोटर दी जाती है, उनमें से 3 मान दे दी जाती है, N2 या N1 और EB1 का मान दे दिया जाता है और EB2 पूछ लिया जाता है, या किसी भी प्रकार से 3 चीज़ों के मान देके हमें चौथी चीज़ का मान पूछ सकता है। इसके लिए हमें ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। इसके बाद आता है डीसी मोटर की घूर्णन दिशा बदलना। तो डीसी मोटर की घूर्णन दिशा कैसे बदलेंगे? इसकी घूर्णन दिशा बदलने के लिए फील्ड वाइंडिंग या आर्मेचर वाइंडिंग के कनेक्शन बदलने जाते हैं। तो किसी भी डीसी मोटर की दिशा बदलने के लिए हमें आर्मेचर वाइंडिंग और घूर्णन वाइंडिंग के कनेक्शन बदलने होते हैं। इसके बाद आता है डीसी मोटर के प्रकार। जैसे कि डीसी मोटर कितनी प्रकार की होती है, तो चलिए हम इनको एक डायग्राम की सहायता से समझेंगे। जैसे कि डीसी मोटर 3 प्रकार की होती है, डीसी सीरीज मोटर, डीसी शंट मोटर, डीसी कंपाउंड मोटर। अब इसमें भी डीसी कंपाउंड मोटर 2 प्रकार की होती है, कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर, डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर। इसके बाद आता है कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर भी कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की, लॉन्ग शंट कंपाउंड मोटर और शॉर्ट शंट कंपाउंड मोटर। इसके बाद आता है डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की। ये भी 2 प्रकार की होती है, लॉन्ग डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर, लॉन्ग शंट और शॉर्ट शंट कंपाउंड मोटर। चलिए अब हम इनको पढ़ेंगे। दोस्तों ये तो हुआ हमारे डीसी मोटर की सामान्य जानकारी और उनके प्रकार। इसके बाद हमने अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे डीसी मोटर्स के 3 प्रकार के बारे में। हम इसमें अगली वीडियो में पढ़ेंगे, जैसे कि डीसी सीरीज, डीसी शंट और डीसी कंपाउंड मोटर और उनके प्रकारों के बारे में हम विस्तृत अध्ययन करेंगे। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपना जो भी टॉपिक आप पढ़ना चाहते हैं उसको हमारे कमेंट सेक्शन में आके बताइए, ताकि हम उस पर रिलेटेड वीडियोज़ बना सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर